जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर बंदे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अपना दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम, जो इसमें हम बेसिक्स पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एटम के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था, यानी एटम का साइज़ कितना छोटा है, उसका डायामीटर कितना है, उसका वेट कितना है, वगैरह वगैरह। आपको मेरे पहले लेक्चर पे, जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम इसी एटम से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं जी एटम के हवाले से ही। ये बातें तो तय हैं कि एटम का साइज़ बहुत छोटा है, इसको नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री में जाएंगे तो हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ जनरल चीज़ें एटम के हवाले से अभी डिस्कस करते हैं। एटम एक्चुअली है क्या? देखें, एटम में एक सेंट्रल पार्ट मौजूद है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद हैं और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, और इसके इर्द गिर्द यूं ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक एटम के बारे में स्टडी करें तो एक एटम में क्या क्या पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में ये तीनों मौजूद होंगे। एटम की शनाख्त यानी उसकी आइडेंटिटी को देखने के लिए कि ये एटम कौन सा है, हम सहारा लेते हैं प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको एटॉमिक मैस कहा जाता है। अगर कहा जाए कि एक एटम में एक प्रोटॉन है, यानी कोई एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है, तो वो हाइड्रोजन का एटम होगा। अगर किसी में सपोज 3 प्रोटॉन है तो वो लिथियम है। उसमें 4 प्रोटॉन है तो बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो हमारे पास जैसे जैसे प्रोटॉन चेंज होते जाते हैं, एटम भी चेंज होता चला जाता है। तो किसी एटम की जो आइडेंटिटी है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन से नियॉन तक। हम मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली असेंडिंग ऑर्डर में इनके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यूँ आपका पूरा पीरियोडिक टेबल भी हम डेवलप कर सकते हैं, बट हम अभी फ़िलहाल उसको उस तरफ नहीं लेके जा रहे।
तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो इसके साथ वाज़े हैं। एटॉमिक मैस है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मिक्सचर, यानी न्यूक्लियस का जो वज़न है उसको एटॉमिक मैस कह दिया जाता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, इसको केमिस्ट्री में हम सिंपल Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास प्रोटॉन नंबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूट्रल एटम में उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन बड़े हल्के होते हैं, इनका वेट कम होता है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन। छोटी सी एक बात है जो आप लोगों ने बेसिक्स में याद रखनी है। मैं यहाँ लिखता हूँ कि वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1836 टाइम ये कम होता है, लेसर होता है, स्मॉलर होता है देन प्रोटॉन, एंड 1840 टाइम्स एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। तो फर्ज कर लें कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 1836 किलो का होगा, बहुत वजनी होगा। तो हम जब आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनकी डिटेल में चलेंगे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है एटम की डेफिनेशन का। हम एटम को डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस लिख लें, विच कैन take part in chemical reaction. It may or may not exist independently. इस पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा जरा किसका? सब्सटेंस का। विच कैन टेक पार्ट, या आप डेट कैन टेक पार्ट लिख लें, इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें, केमिकल रिएक्शन होता है जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होके दूसरे एटम में गेन हो जाएं, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, वगैरह वगैरह। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अकेला रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जब वो एटम के अंदर आ जाएगा, किसी एटम में मौजूद होगा, तब एटम वो छोटे सा छोटा ज़र्रा है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। पहली बात तो ये। इट में और मे नॉट, कई एटम्स रिएक्शन करते हैं और कई एटम रिएक्शन नहीं करते। जो रिएक्शन नहीं करते वो अकेले रहते हैं, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जो रिएक्शन करते हैं वो अकेले नहीं रह सकते। कोई भी चीज़, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू एटम रिएक्ट्स, वाई रिएक्शन, भाई रिएक्शन क्यों हो रहा है, हमारा क्वेश्चन है।
रिएक्शन हो रहा है किसके लिए? हर चीज़ दुनिया की अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। हम कहेंगे कोई चीज़ रिएक्ट करती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मान लिया स्टेबल करने के लिए कुछ कायदे और कानून हैं जो केमिस्ट्री सिखाती है, और इन कायदे और कानूनों में दो रूल्स आ जाते हैं जिसको कहा जाता है डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। अब ये डुप्लेट रूल क्या है और ऑक्टेट रूल क्या है? डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। एटम्स अपने आप को स्टेबल करते हैं जब वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं, या ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। ये दो चीज़ें कंप्लीट करने के लिए एटम रिएक्शन करती हैं। ये यूनिवर्सल रूल तो नहीं है, हर जगह पे तो अप्लाई नहीं होता। कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, वो इस रूल से डेविएट करते हैं, बट हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल आप इस बात को याद रखें कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम्स के दरमियान रिएक्शन होता है, स्टेबिलिटी आती है। अब हमें ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन समझने के लिए एटम के अंदर मौजूद ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स को समझने की ज़रूरत है। देखें, ये एक न्यूक्लियस है, सपोज इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स मौजूद हैं। जैसे पहला ऑर्बिट है के ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट है जी एल ऑर्बिट, इसी तरह तीसरा ऑर्बिट है एम ऑर्बिट। तो ये किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स मौजूद होती हैं। के पहला ऑर्बिट है, एल दूसरा ऑर्बिट है, एम तीसरा ऑर्बिट है। हमने ये बात ज़हन में रखनी है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका फार्मूला है 2n²। जैसे के पहला ऑर्बिट है तो 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। इट मीन्स के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरा है आपका एल ऑर्बिट, 2 × 2² दैट इज इक्वल टू 4, एल में 4, 2 × 3² 18, सॉरी 4 × 8, 18, ये हमारा एम आ गया। इसी तरह चौथा ऑर्बिट होगा, उधर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 32 वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रूल आ गया कि ऑर्बिट्स हैं हमारे पास के एल एम एंड। ऑर्बिट्स एक्चुअली कहते हैं एनर्जी लेवल को। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर होते हैं, तो घरों के अंदर जो हमारा मकान है, जो हमारा घर है, वो एक ऑर्बिट है। लेकिन एक ही घर नहीं, यानी हमारा एक घर के अंदर एक ही रूम नहीं होता, घर के अंदर छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो उनको हम सबशेल या ऑर्बिटल्स कहते हैं। मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा। फिलहाल पहले हम ये ऑर्बिट पढ़ रहे थे। तो ये ऑर्बिट्स होते हैं, इन्हीं को शेल्स कहा जाता है। एटम के इर्द गिर्द, इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, तो किसी घर में मौजूद होते हैं। आप यूँ समझ लें, दीज आर नोन एज शेल्स। अगर मैं बात करूं सब शेल्स की, इसको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, हम शेल्स भी कहते हैं। ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद हम लोग सब शेल्स के हवाले से। सब शेल्स, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऑर्बिटल्स कहते हैं। देखिए जी, मैं यहाँ पे 4 ऑर्बिट लिखता हूँ। थोड़ी सी बात आप लोगों ने तवज्जो से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। पहला ऑर्बिट था हमारे पास के, दूसरा ऑर्बिट था एल, तीसरा ऑर्बिट है एम, चौथा ऑर्बिट है एन, इसी तरह पांचवा, छठा, सातवां। के एक ऐसा ऑर्बिट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है,
यानी इस के शेल में एक सब शेल होगा जिसको कहेंगे 1s। एल ऑर्बिट है जिसमें दो सब शेल होंगे 2s एंड 2p, ये इनके पार्ट हैं, इनके हिस्से किए हुए हैं एल ऑर्बिट के। तीसरा है एम ऑर्बिट 3s 3p और 3d। चौथा है हमारे पास एन ऑर्बिट 4s 4p 4d 4f। इसी तरह 5s 5p 5f 5d 5f 5g आगे चलता चला जाएगा। आपने बिगिनिंग लेवल पे एटम्स के डुप्लेट और ऑक्टेट को समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ को समझना है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं ये कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, जब आपने ये KLMN लिख लिए तो आप एक काम करेंगे, एक याद दिलाने के लिए, जैसे आप एक स्केल लें और एक तिरछी लाइन लगाएं 1s के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे एक एरो बना दें। बिल्कुल इसी तरह इस लाइन को नीचे ले आए, फिर इसी तरह इसको नीचे ले आए, यूं इसको आप लोग आगे चलते चले जाएंगे। ये लाइंस बनाने का मकसद क्या है? ये सब एक जैसी लाइंस है, यानी जैसी ये बनाई तिरछी, वैसी ये, वैसी ये, वैसी ये और वैसी ये। अच्छा, ये आप लोगों को लाइंस की समझ आ गई होगी। इनमें जो S-P-D-F 4 ऑर्बिटल्स के बारे में लिखा हुआ है, इनके हवाले से याद रखें। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P ऑर्बिटल में 6, D में 10 और F में 14। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपने ये बातों को याद कर लेना, रट्टा लगा लेना इनका। अब आ जाते हैं जी हाइड्रोजन के ऊपर। सबसे पहले ये बात अगर मुझे समझ आ गई तो मैं ज़रा थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन आपको करवा लूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा के शेल आता है, ये वाला। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में फिल करते हैं हम, तो सबसे पहले के शेल भरता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसका एक ही पार्ट है एस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में कहा जाता है कि हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऑर्बिट और उसके ऑर्बिटल्स यानी सबशेल्स में फिल करते हैं। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की। याद रखें, लो एनर्जी वाले पहले फिल होंगे, हाई एनर्जी वाले बाद में। तो जो करीब हैं इनकी एनर्जी लो है और जो दूर जाते जा रहे हैं उनकी एनर्जी हाई होती चली जा रही है। तो सबसे पहले आ रहा है 1s, इसके बाद आ रहा है 2s, इसके बाद आ रहा है 2p और 3s, फिर 3p और 4s। इसी तरह हमारा आ जाएगा 3d 4p, इससे ऑनवर्ड भी आएगा, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ करवा दूंगा। तो इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक, फिर इसके आगे स्कूल आता है, लेकिन आप इसको स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल SS PS PS 1s 2s 3s एंड 4s 2p एंड 3p, इस हवाले से याद रखेंगे। अगर मेरे सामने ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है और मुझे हल्का सा कॉन्सेप्ट इस कॉन्फ़िगरेशन का समझ आ जाता है, तो मैं यहाँ पर अपने डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को समझने के काबिल हो जाऊँगा। और क्योंकि हम बहुत बिगनिंग या बहुत बेसिक लेवल से इसको पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को, तो इसलिए आप लोगों को जितना फ़िलहाल काम करवाया जा रहा है आप इस बात को याद रखें जी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के सामने है। मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। सबसे पहला एलिमेंट है जी हमारे पास हाइड्रोजन, H। तो अगर आप लोग
हाइड्रोजन को देखें, 1, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर सकता हूं? 1s, देखें मेरे पास क्या है यहां पर, 1s और इलेक्ट्रॉन कितने, एक, तो 1s1। अगर मैं बात करूं दूसरे एलिमेंट की, हाइड्रोजन के बाद दूसरा प्रोटॉन किसका, हीलियम का, दूसरा जो एटम आ रहा है यहाँ देखिएगा, ये हीलियम। हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं। हम कहेंगे एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं इसको कहूँगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो S की पावर मैक्सिमम हमने भी देखी, S की मैक्सिमम पावर क्या थी, ये 2। तो S में 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2। अगर देखो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। हमने यहां पढ़ा डुप्लेट रूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। हीलियम को रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, और डुप्लेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के पास जो नोबल गैस है वो हीलियम है, यानी हाइड्रोजन चाहता है कि वो भी अपना डुप्लेट पूरा करके हीलियम की तरह हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाएगा। मैं यहाँ ज़रा हाइड्रोजन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन को यूं बनाऊं, हाइड्रोजन का ये ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है, ये एक हाइड्रोजन, और फर्ज करें एक और हाइड्रोजन मेरे पास मौजूद है, ये इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में अगर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आपको कभी अकेला H की फॉर्म में नजर नहीं आएगा, हाइड्रोजन आपको मिलेगा H2 की फॉर्म में मिलेगा। इस बात को एक्सप्लेन किया गया है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। हीलियम का डुप्लेट पूरा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। हीलियम कभी रिएक्शन नहीं करता, इसको नोबल गैस कहा जाता है। नोबल मीन्स ये, वैसे तो इसीलिए इसको शरीफ गैस कह लें जी, ये रिएक्शन नहीं करती। हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। अब इसी से ऑनवर्ड अगर आ जाए हम लिथियम के पास, लिथियम है 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो सबसे पहले आ गया 1s, s की पावर मैक्सिमम हो सकती है 2। तो जब 1s हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम चले जाएंगे 2s के ऊपर। आप जानते हैं कि हमने जब 1s को लिखा था तो ये हमारा k ऑर्बिट था, ये देखें k में 1s होता है, ये k ऑर्बिट है। जब हम 2s और 2p की बात करते हैं तो ये कौन सा ऑर्बिट आ जाता है, ये दूसरा ऑर्बिट आ जाता है, ये पहला ऑर्बिट है। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 1s2 में आ गए, मीन्स यहां तक इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। अब है 2s 2s1, 2 + 1 3, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रल एटम में। लेकिन ये कौन सा ऑर्बिट शुरू हो गया, अगर आप तवज्जो से देखें तो इसके बाद आता है 2p0 ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट है k, और ये वाला ऑर्बिट है l।
के में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, एल में 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है और एल की लिमिट है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या तो लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर इसका ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसका के ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ के ऑर्बिट पे अप्लाई होता है, या यूँ कह लें बिगनिंग लेवल पे कि डुप्लेट रूल हम के ऑर्बिट पे अप्लाई करते हैं। तो एल ऑर्बिट पे अब 7 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे नहीं सकते, गेन नहीं कर सकता, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आपने देखा होगा कि लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं बेरिलियम पर। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन देखें कॉन्फ़िगर 1s2 2s2, यानी पहला ऑर्बिट 1s2, ये के ऑर्बिट था। दूसरा ऑर्बिट है l 2s2 2p0, क्योंकि p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, s और p इसके पार्ट हैं। इसके के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और l ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं जर्नली कुछ इसमें एम्बिग्विटीज आती हैं बेरिलियम में, लेकिन वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बात करते हैं जी बोरॉन की, 5वें एलिमेंट की। तो बोरॉन के हवाले से जब डिस्कस करेंगे 5, तो इसको हम देखें उसी तरह से। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। कैसे 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 1s में आ गए, 2 2s में आ गए और 1 2p1 में आ गया। p की पावर आपको पता होना चाहिए 6 तक होती है, ये यहाँ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है जी 6। बोरॉन को भी जनरली अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने चाहिए। ओके, अब चलते हैं जी कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपके जहन में क्वेश्चन राइज होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने लूज करने हैं। देखें जी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल ऑर्बिट में, इसको कंप्लीट करने के लिए 6 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 6 गेन नहीं कर सकता, तो उसकी बजाय ये 2 लूज कर देगा। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल ऑर्बिट में, मैं यहाँ बना दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। के में 2, एल में 3, तो ये 3 याद रखें। 3 तक इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में आ रहे हों, एल शेल में कितने हैं, 3 तक आ रहे हैं, किसी भी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हों तो वो लूज हो जाएंगे। कार्बन की बात की, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज होने वाला है। बोरॉन तक की कंडीशन और थी, कार्बन में देखें ये वाला के ऑर्बिट, के में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एल ऑर्बिट, एल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में अब 4 है, 4 से कम होंगे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, चाहे 1 हो, जैसे इधर 1 था तो इसने लूज कर दिया, इधर 2 थे इसने लूज कर दिया, इधर 3 थे इसने। 4 से कम अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लूज हो जाएंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। आपके सामने है कि उनके के में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी वो हीलियम जैसा बनाने की कोशिश करेंगे।
कार्बन लूज नहीं करेगा इजीली। आपको एक बड़ा मशहूर कंपाउंड आपने देखा होगा CH4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 4 की ज़रूरत है, तो 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो फ़र्ज़ करें ये डॉट जो मैं लगा रहा हूँ, ये डॉट्स हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन एल ऑर्बिट के। अगर मैं इसको मोर क्लियरली बनाने की कोशिश करूं तो मैं यूं कह लेता हूं, ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये है के ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये है इसका एल ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करने के लिए इसका रिएक्शन 4 हाइड्रोजन से करवा रहा हूं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं, 1 और 1, अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 3 और 4, आप देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड बन चुके हैं। देखा जाए तो हर हाइड्रोजन के पास इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यही हमने पढ़ा था ना 8 इलेक्ट्रॉन्स का रूल। तो कार्बन ने 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स को 4 मजीद किसी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया और उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया। इसी तरह चलते हैं जी नाइट्रोजन पे। तवज्जो से ज़रा बात सुनिएगा, अगर आपको ऊपर वाली बातें क्लियर हो गई हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आने वाली है। 7 इलेक्ट्रॉन्स जी, बात करते हैं जी, दैट इज़ 1s2 2s2 2p3, ये पहला ऑर्बिट हो गया और ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि पहले ऑर्बिट का ये हिस्सा है और दूसरे ऑर्बिट के ये हिस्से हैं। आप देखें कि ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, और एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसको 4 + 4 होता तो 8 हो जाता, इसने 4 हाइड्रोजन से मिल लिया। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो मैं इसको यूं बना सकता हूं, जरा तवज्जो से देखिएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है सेंटर में, ये आ गया नाइट्रोजन का पहला ऑर्बिट जिसको के ऑर्बिट कह रहा हूं मैं, ये वाला ऑर्बिट, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। अब बात करता हूं मैं एल ऑर्बिट की। ये मैंने इसका एल ऑर्बिट बना लिया, ज़रा वाज़िया करके। ओ माय गॉडनेस, सॉरी, मुझे वीडियो का पता नहीं चला कि अभी तक वीडियो नज़र नहीं आ रही। खैर, तो ये नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये के ऑर्बिट था, ये एल ऑर्बिट बनाया मैंने, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जी, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? आप कहेंगे ये 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर इधर भी मैं इसका हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दूं, इधर भी इसका हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दूं, और इधर भी इसका हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दूं, तो मेरे पास ये कंपाउंड बन जाएगा NH3। आप लोगों ने देखा होगा कि ये 3H तो समझ आ गए हमें, नाइट्रोजन के साथ 3H क्यों लगे हुए हैं। ये जो ऊपर 2 दाने हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वो यहाँ बना दिए जाते हैं। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दिस इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एक मिनट, दिस इज अ पेयर, लेकिन ये पेयर किस वजह से बना? ये बॉन्ड बनाने की वजह से पेयर बना, यानी हमने बॉन्डिंग की तो ये पेयर बना। इस पेयर को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। इस पेयर को देखो, इसको किसी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, तो बेटे इस पेयर को लॉन पेयर कहा जाता है। जो बॉन्ड बनाने से पेयर बनता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो खुद ब खुद ही पेयर बन जाता है उसको हम लॉन पेयर कहते हैं। ओके, इससे ऑनवर्ड चलते हैं जी। आई एम नॉट टेकिंग योर मच टाइम, आप सब बिजी भी होंगे तो शायद बहुत लंबे लेक्चर पसंद ना आए। एनीवेज, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 और 2p4। अभी p में 6 तक की गुंजाइश होती है, ये देखें p में 6 तक की गुंजाइश है और अभी 4 आए हैं, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो आप देख सकते हैं कि इधर K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, अगर L में 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप सोचें कि इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं यहाँ अगर इसको बनाने की कोशिश करूँ ऑक्सीजन को, तो फ़र्ज़ करें ये ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियस, ये उसका K ऑर्बिट और ये उसका L ऑर्बिट, जैसे मैंने यहाँ बनाया था, जैसे मैंने यहाँ बनाया था। अब देखें कि इसके K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एंड 2, और इसके L ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अगर मैं यहाँ पर एक H लगा दूँ और यहाँ पर भी एक H लगा दूँ, तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये भी एक बॉन्ड बना हुआ है और ये भी एक बॉन्ड बना है। इसके अंदर 1 2 3, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लॉन पेयर था। यहाँ गौर करें तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं और ये दोनों लॉन पेयर हैं। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि बॉन्ड पेयर्स हैं और ये लॉन पेयर हैं। इसके बाद बात करते हैं जी फ्लोरीन की। फ्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 9, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये आपके पास कौन से कंपाउंड आ रहे हैं? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपको कंपाउंड्स की समझ आ रही होगी, तो ये कंपाउंड था CH4 का, मीथेन गैस, सुई गैस जो घरों में इस्तेमाल होती है, नेचुरल गैस, मीथेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड H2O, आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर यूं 2 दाने डले हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये लॉन पेयर्स हैं। फ्लोरीन 9 लिखते हैं जी, 1s2 2s2 2p5। ये पहला ऑर्बिट K ऑर्बिट हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2। ये दूसरा L ऑर्बिट 5 एंड 2 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप इसको बनाएं, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कि हमने लिख लिया। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो मैं यहाँ जो कंपाउंड बना रहा हूँ वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बना रहा हूँ। फ्लोरीन के ऊपर आपको यूँ 3 दाने नज़र आएंगे,
तो अब आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये लॉन पेयर्स है और ये इसका बॉन्ड पेयर है। बात करते हैं नियॉन की। 10, तो तवज्जो से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बनाया जाए 1s2, 2s2, 2p6, ये s और ये p। आप देखें जी, k में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और l में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे, इसको बना के देखते हैं जी। ये इसका न्यूक्लियस आ गया। सपोज ये k ऑर्बिट है और ये l ऑर्बिट है। 1 और 2 k में भी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और l ऑर्बिट की बात करें तो l ऑर्बिट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो नियॉन को बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा हीलियम भी रिएक्ट नहीं करता, नियॉन भी रिएक्ट नहीं करता। हर एटम की कोशिश है कि वो अपने करीब तरीन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। हाइड्रोजन की कोशिश थी हीलियम जैसा हो जाए, लिथियम की भी कोशिश थी वो हीलियम जैसा हो जाए, बोरॉन तक यही कोशिश करते रहे कि वो हीलियम जैसे हो जाए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी कोशिश थी कि वो नियॉन जैसे हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। इस लेक्चर को तवज्जो से सुने, 1-2 बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की मदद देगा। तो नियॉन रिएक्शन नहीं करता, हीलियम रिएक्शन नहीं करता, ये ड्यूप्लेट और ऑक्टेट इनका कंप्लीट है। तो हम कहेंगे कि यहाँ लिख देते हैं जी, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट। बहुत शुक्रिया आप लोगों की पेशेंस और सुनने का। आपकी सजेशंस बहुत ज़रूरी होंगी। इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर थे। होप्स हो कि आपको इससे फ़ायदा होगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फॉर नेक्स्ट टिल नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।